दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1521 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर थोपे गए युद्ध का आज 17वां दिन है और कई अन्य तरह के अब युद्ध बंदी चल रहे हैं, जैसे हमास के साथ इजराइल का, हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का। उसकी हम चर्चा जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है। दक्षिण में जापोरिजिया में प्राइमोर्स्की और स्टेपनोहिर्स्क के लिए लड़ाई जारी है, जबकि उससे सटे हुए राज्य निप्रोपेट्रोव्स्क में रूसी सैनिक थोड़े से आगे बढ़े हैं, अलेक्जेंद्रोग्राद के उत्तर पश्चिम में। कॉन्स्टेंटिनिवका और उससे ऊपर स्लावियांस क्षेत्र में भी रूसी सैनिकों का आक्रमण जारी है। उधर से यूक्रेन के सैनिकों का भी काउंटर अटैक जारी है। कोई खास परिवर्तन नहीं बताया जा रहा है। यह स्थिति नॉर्थ ईस्ट में है, यानी लाइमान से लेकर कुपियांस्क तक। कुपियांस्क में रूसी सैनिकों का अब जवाबी हमला तेज हो गया तथा कुपियांस्क की तरफ वह आगे बढ़ रहे हैं, खासकर उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र से। वोल्चांस में रूसी सैनिक वेटेरी नानोए को टेक ओवर करने के बाद से सुमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनकी गति वही है जो हमेशा रही है, जैसे कि सुमी में भी है, यानी 300 से 400 मीटर प्रतिदिन। और सुमी में मायरोपोलिया और क्राज्नोपोलिया की तरफ आगे बढ़े हैं। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, ज़बरदस्त आंधी और ख़राब मौसम के कारण यूक्रेन की तरफ से दागे गए ड्रोन्स की संख्या में कुछ कमी देखी गई है। रूस की तरफ से लगातार जारी है। हंगरी में राजनीतिक सत्ता बदलने के बाद और स्लोवाकिया में दबाव के बाद यूरोपियन यूनियन ने अंततः 90 बिलियन यानी 90 अरब यूरो के मिलिट्री अनुदान यूक्रेन को दे दिया है, अप्रूव कर दिया है। अब आते हैं मध्य पूर्व में, जहां युद्ध बंदी तो जारी है, लेकिन लेबनान में आईडीएफ का आक्रमण लगातार जारी है। नकोरा बीच और मजदाल जाउन की तरफ से वह रिट्रीट कर रहे हैं, यानी पीछे हट रहे हैं, और यही स्थिति उनकी आल्मा अल चाब और तैयर हारफा की तरफ है। आईडीएफ बिंट जबायल में आगे बढ़ गई है और उसका दावा है कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड वॉर रूम को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, यानी डिसीजन मेकिंग सेंटर को। ख़याम में कोई खास अंतर नहीं है। वैसे हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में कई रॉकेट दागे हैं इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में, यानी लेबनान से सटे हुए क्षेत्रों में। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। एक सैटेलाइट पिक्चर के हिसाब से ईरान के 33 वेसल्स जो उनके नेवी के हैं या आईआरजीसी के हैं, खारगर आइलैंड के आसपास देखे गए हैं। इन सब की मदद से उन्होंने पहली बार टोल टैक्स जमा करना शुरू कर दिया है। उनके बैंक में पैसे आने शुरू हो गए हैं। अपने संसद से भी उन्होंने कानून पास कर दिए, जिसके हिसाब से कोई भी जहाज़ जो इजराइल, अमेरिका या ईरान के खिलाफ प्रतिबंध में शामिल हैं, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। इस बीच में सोमालिया ने भी अपना एक आदेश जारी किया, जिसके हिसाब से कोई भी जहाज़ उसके इर्द गिर्द क्षेत्र से जाते हैं जो इजराइल की तरफ है, उस पर आक्रमण किया जाएगा। हालांकि सोमालिया के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इन बड़े जहाज़ों को रोक सके। इस युद्ध बंदी के बीच में जो 8 अप्रैल से लेकर आज तक है, अमेरिका ने 10,000 से अधिक मेरीन्स तैनात किए। 6,000 तो केवल यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पे हैं। 4,200 उनका बॉक्सर नामक एम्फीबियस जहाज़ पर हैं, जो पहुंच जाएंगे इस महीने के अंत तक, क्योंकि उन्हें घूम के आना पड़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका से होते हुए मेडिटेरेनियन से होकर आएंगे। इस बीच में यह भी खबर है कि एक इंडियन शिप सरमार हेराल्ड
और उसे कैप्टन ने क्रिप्टो करेंसी के द्वारा आईआरजीसी को पैसा दिया, लेकिन वह किसी स्कैमर के पास पहुंच गया, इसलिए इनके जहाज पर गोलीबारी हुई है आईआरजीसी की तरफ से। कितना कन्फर्म्ड है यह देखना होगा। ईरान ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए जो नाव हैं, इसके लिए उन्होंने कई पेट्रोल्स भी स्थापित किए हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल यानी इनके पास एयरफोर्स भी है, और कोस्ट गार्ड से यानी कोस्ट से समुद्र तट से इन्होंने दूसरे तरह के एयर डिफेंस मिसाइल भी तैनात किए हैं, यानी नेवी भी है, ग्राउंड भी है, अमेरिका के हर दावों के बावजूद। और पिछले 2 हफ्तों से अधिक के समय में इन लोगों ने भी अपनी पूरी तैयारियां की हैं, और कहाँ से एयर डिफेंस सामान लाए हैं इसका खुलासा नहीं है। चलते चलते इतना बता दूं कि खाड़ी देशों ने करेंसी स्वैप किया है अमेरिका के साथ, यानी यूएस डॉलर के साथ, यानी उन्हें सीधा खरीदने की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंट तो उसी पे है। ऐसे भी सामान अमेरिका से खरीद बिक्री कर सकते हैं। इसका 2 नतीजा भविष्य में देखने को मिलेगा। एक तो यूएस डॉलर की कमजोरी और बढ़ेगी निश्चित रूप से, और अभी प्रेजेंट में तत्कालीन में यूएस डॉलर पर जो भी इनका डिपेंडेंसी है वह कुछ क्षणिक समय के लिए कम होगा। इस बीच में भारत के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में कल बंगाल में हुआ और मतदाताओं की संख्या 92% से अधिक रहा। यह एक महत्वपूर्ण खबर है और यह देखना होगा कि चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, जो 4 मई को होगा। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमें समझना होगा कि ये चुनाव किस और कैसे कैसे तिकड़मों के साथ हुए हैं। उदाहरण के लिए उस तरह के बेतुकी बातों पर हो रहे हैं कि भेल मूड़ी और मछली किसने खाया पकाया, कैसे क्या किया नहीं किया, यह सब मजाक है। कितने पैसे लगाए गए, किस तरह से इलेक्शन कमीशन का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग किया गया और किस तरह जनता को मूर्ख बनाया गया। दोनों हालात में चाहे पक्ष जीते या विपक्ष जीते, अंततः हार मजदूर वर्ग और किसानों की है, प्रताड़ित जनता की है, जिसके आड़ में एक प्रजातंत्र का खेल खेला जा रहा है और प्रजा का हर हक छीना जा रहा है, उसका शोषण और प्रताड़ना किया जा रहा है। और यह चंद मुट्ठी भर बड़े पूंजीपतियों और वित्तपतियों के हक में किया जा रहा है। यह बात जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारी परिस्थिति में कुछ खास ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और परिवर्तन होगा वह निश्चित रूप से हमारी और बर्बादी को दिखाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।